मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मित्रों आपके बीच मैं चैप्टर 23 का पार्ट सेकंड जो कि नहीं पूरा हो पाया था, पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर 23 सीआरपीसी का हम लोगों ने अध्ययन किया था। ये पार्ट 2 जो है साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन के बारे में बताता है। कमीशन किसको कब कैसे जारी होगा ये बताता है। चैप्टर 23 का पार्ट 2 यानी 284 सेक्शन नंबर 284 से लेके 299 तक है। और बीएनएसएस 2023 में चैप्टर 25 है जिसमें सेक्शन 319 से लेके 336 यानी चैप्टर 23 का सेकेंड पार्ट 284 से 299 17 सेक्शन कुल था। बीएनएसएस में चैप्टर 25 में 319 से 336 यानी कुल 18 सेक्शन इसमें है। 336 एक नया सेक्शन बीएनएसएस से पढ़ाया गया है। केवल वही एक नया सेक्शन है जिसको ऐड किया गया है, बाकी सब जैसे था वैसे उतारा गया है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये स्टार्टिंग इसकी 284 सेक्शन नंबर 284 बताती है कि कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। किसी भी जांच विचारण कार्यवाही क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केस में अगर कोर्ट को मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि गवाह को बुलाने में विलंब होगा, किसी विशेष कारण से कोर्ट का समय जाया होगा या उसको पहले से परमानेंट हाजिरी माफ़ी एग्जाम किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में कमीशन जारी किया जाएगा। यह स्पेशल पर्टिकुलर सेक्शन ही विशिष्ट लोगों के लिए ये बताता है। जनरल बात तो बता दिया कि जब विशेष परिस्थिति होगी, विलंब होगा तो उनके लिए कमीशन जारी होगा, परंतु पे दे दिया है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्य के किसी राज्य के राज्यपाल हों, संघ के संघ अध्यक्ष, राज्य क्षेत्र के प्रशासक हों, उनकी गवाही के लिए, साक्षी के लिए कमीशन जारी होगा। इसका पार्ट 2 बताता है न्यायालय अभियोजन की किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस वगैरह जो होगा, फीस न्यायालय अभियुक्त के व्ययों की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जाएगी। यानी कोर्ट फीस वगैरह, आय व्यय वगैरह जो है, आने जाने खर्चा वगैरह, वो जो है अभियोजन द्वारा जमा कराया जाएगा। तो 284 ये बताया कि कमीशन कब जारी होगा, किसके लिए जारी होगा। अब 285 बताता है कमीशन किसको जारी होगा। कमीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट पहले था, अब महानगर मजिस्ट्रेट हटा दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा जिसमें कि अपनी सीआरपीसी लागू होती हो, जिस क्षेत्र में वहाँ तक के लिए बताया गया है। अगर भारत में है और राज्य बदल रहा है तो उस राज्य के कोर्ट के जो कि केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निमित्त किया गया हो, केंद्र सरकार गजट ने नोटिफिकेशन जारी की हो कि उस राज्य का कौन सा मजिस्ट्रेट, कौन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कमीशन के लिए सक्षम होगा, उसके द्वारा कराया जाएगा। इसी में बताया गया है कि भारत के बाहर अगर कोई है ऐसा, तो ये भी जो है केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से दूसरे देश में यदि कोई साक्षी है तो वहाँ उसकी कमीशन द्वारा गवाही हो सकेगी। तो ये 285 ये बताता है किसको जारी होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कमीशन पर जाएगा। अब कमीशन का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन की बात करता है। कमीशन अगर प्राप्त हुआ जिस मजिस्ट्रेट को,
तो इस पे दिया हुआ है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे साक्षी को अपने समक्ष, अब जो अपॉइंट किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट, अब उसको पावर होगा कि उस गवाह को बुलावे या सम्मन करे, तब उसका साक्ष्य लिखे, और फिर दे रहा है इसी में कि इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो संहिता के वारंट मामलों में क्या है, सम्मन है, वारंट है, बीडब्ल्यू जैसे, तो वो बुला सकेगा, सम्मन करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा भी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जा भी सकता है, जाएगा, सम्मन भी कर सकता है, दोनों रीति से, दोनों प्रोसेस से वो अपनी ड्यूटी पूरा करेगा। और जो अब इसके बाद जब ये कमीशन हो जाती है, कमीशन द्वारा गवाही हो जाती है एक्यूज का, तब आगे ये बता रहा है कि 286 में बता दिया कमीशन का निष्पादन एग्जीक्यूशन हो गया। फिर 287 में बताया गया है कि पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। अब जैसे कोर्ट में होता है कि हो गया, एक तरफ से चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, यहाँ पर ये दे रहा है कि लिखित प्रश्न उस मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किया गया उसको क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया जाए। अपने लिखा हुआ है कि इस संहिता के अधीन किसी ऐसी कार्यवाही के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है, इस केस में कमीशन जारी हुआ है, अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादक सुसंगत समझता है, और उस मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया है, वह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में जैसे पॉक्सो एक्ट में भी ये बनाया गया है कि साहब आप सीधे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन बना के कोर्ट को दीजिए तो फिर कोर्ट अपना जीरा करती है, ये भी है। तो उसी तरीके को हम लोगों को समझना है कि ये है कि क्वेश्चन फॉर्म में जुडिशल मजिस्ट्रेट को बना दिया गया, उस हिसाब से वो कोर्ट अपना जीरा करेगी, पूछेगी उससे। इसमें सेकंड पार्ट में भी ऐसा आया है कि कोई ऐसा पक्षकार मजिस्ट्रेट न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो, ऐसा ऐसी प्रति परीक्षा पुनः परीक्षा तो करा सकता है। प्लीडर के द्वारा भी ले सकता है, छोटे मामले में होगा तो अब खुद खड़ा हो, जैसे चीफ होता है, क्रॉस होता है, री होता है, उसी तरीके से। 287 ये बताता है कि पार्टी में एग्जामिन विटनेस पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। इसके बाद कमीशन का लौटाया जाना आ गया। 288 में बताया है कि कमीशन जब पूरा हो जाएगा इसमें, तो इसमें बहुत कुछ नहीं, ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है कमीशन की, तो उसको जो कोर्ट उसको पावर की होगी कमीशन के लिए, उनको वो वापस कर देगा। तो 288 ये बताता है। कार्यवाही का स्थगन 289 बताता है कि 284 के अधीन, 284 में कब था, कमीशन जारी करने की बात कह रहा है। 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है जांच विचारण में विनिर्दिष्ट समय तक के लिए जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित किया। मतलब जो टाइम बाउंड किया गया है कमीशन करने वाले अधिकारी को, आप इतने दिन में कमीशन पूरा करेंगे, पूरा नहीं कर पा रहा है तो एडजन कर सकता है वो अपना कमीशन करने वाला जुडिशल मजिस्ट्रेट आगे एक्सटेंड कर सकता है, और कोई मतलब स्थगन नहीं है। अब 289 के बाद 290 आता है, विदेशी कमीशनों का निष्पादन। अब यहाँ पर कमीशनों का निष्पादन जैसे वहाँ पर ऊपर 286 में बताया था, मजिस्ट्रेट जो है सम्मन करेगा, खुद जाएगा या तो बुलाएगा गवाह को तो करेगा। इसी तरीके से यहाँ विदेशी कमीशनों का निष्पादन। अब इसमें 287 की बात आ गई, 286 और 287 यानी कमीशनों का निष्पादन और पक्षकारों की साक्षी कैसे गवाही होगी, कैसे जीरा होगी, वो जो बताया था 286 और 287 और 288 फिर कमीशन लौटाने की बात बताता है। ये तीनों के बारे में कह रहा है। उतने भाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने
और उसके लौटाए जाने से संबंधित है। इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे 284। मतलब सारी प्रक्रिया 284 फिर आ गया। कैसे कमीशन जारी हुआ, कमीशन जारी जो किया उसी को कुल मिला करके अगर विदेश से भी होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन से वहाँ की लोकल मजिस्ट्रेट के द्वारा कमीशन होगा, वो भी उसी तरीके से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से अपने देश से फिर जो है अपने कोर्ट जो प्रॉपर कोर्ट जो वापस जारी की थी उसको वापस कमीशन की कार्रवाई पूरा कर देगा। अब इसमें जो है वही केंद्र सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा है कि उसके निमित्त जो है ये वापस होगा। तो फिर इसके बाद अब 291 आता है कि चिकित्सीय साक्षी की अभिसाज, जो मेडिकल एक्सपर्ट वगैरह हैं, डॉक्टर हैं, FSL वाले हैं, तो अगर अभियुक्त की उपस्थिति में 291 का ये हेडिंग है कि चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, इधर डिपोजिशन ऑफ द मेडिकल विटनेस, उनकी गवाही कैसे होगी ये बताएं। अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया और अनुप्रमाणित किया गया या इस अध्याय के अधीन कमीशन पर लिया गया सिविल सर्जन या चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण, वही है इंक्वायरी, ट्रायल या अन्य प्रोसीडिंग में साक्ष्य में दिया जा सकेगा, यद्यपि अभिसाक्षी को साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया। यहाँ पर इनको एग्जम्पशन किया जा रहा है कि न बुलाया जाए। और अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया अनुप्रमाणित, यहाँ अटेस्टेड आया है बाई मजिस्ट्रेट, डिपोजिशन ऑफ द सिविल सर्जन और द अदर मेडिकल विटनेस taken and attested by the magistrate in the presence of the accused or taken on the commission, या डायरेक्ट उसका जो अटेस्टेड कॉपी वगैरह हो या कमीशन पर लिया गया हो, under this chapter may be given in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this code। मतलब वो रिकॉर्डेड अगर वो लिख कर दे रहा है, अनप्रमाणित कर मजिस्ट्रेट अनप्रमाणित कर देगा उस पेपर को, उसके द्वारा दिया गया, उसको जो है कार्यवाही में समाहित कर लेंगे। और दूसरा इसका सब क्लास 2 में इसी में आया है कि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे किसी अभिसाक्षी को सम्मन कर सकता है और उसके अभिसाक्ष्य का विषय वस्तु के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर। वही है, जब अपोज किया जाएगा तब तो जो है फिर बुलाया जाएगा, उसका चीफ क्रॉस री हो सकता है, और नहीं तो वो जो पेपर दे दिया वही प्रमाणित हो जाएगा, सब काम खत्म हो जाएगा। 291 का सब क्लास 1 जो है मजिस्ट्रेट की शिनाख्त, जो सेक्शन 9 वगैरह में उधर एविडेंस एक्ट वगैरह में दिया गया शिनाख्त की प्रक्रिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट वगैरह करते हैं जेल वगैरह में जा कर के तो शिनाख्त कराई जाती थी। अब तो कम हो गया है, उसमें जो है कंबल उड़ा करके उनको आइडेंटिफाई करना, उसमें से गवाह को पढ़ाया दिखाया जाता था पहचानने के लिए। उसके बारे में ये है कि मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट अगर आ रही है, शिनाख्त रिपोर्ट जो है कोई दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संपत्ति के बाबत किसी कार्यपालक, हालांकि यहाँ पर हाँ वही बात है, किसी व्यक्ति या संपत्ति प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा हो या किसी मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा हो, वो भी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट द्वारा कराया जा रहा हो, तो इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई में साक्ष्य के तौर पर उपयोग जो वो सबमिट करेगा उसको पढ़ा जाएगा। ये वही आइडेंटिफिकेशन के बारे में, प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन हो चाहे मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन हो, सेक्शन 9 में इस तरीके से ये है। 291 बता दिया। 292 आ गया टकसाल के अधिकारियों का साथ। टकसाल का मतलब जहाँ नोट वगैरह छपती हो, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस हो सरकारी हो, उसको ये बोला गया है। वहाँ के अधिकारी वगैरह होंगे तो उनकी सामग्री इसमें दिया हुआ परीक्षा, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा और रिपोर्ट के लिए सम्यक रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज़ के बारे में स्वहस्ताक्षर रिपोर्ट होनी तात्पर्य। मतलब ये इसके टकसाल वगैरह वाले होंगे तो अगर वो रिपोर्ट बना करके हस्ताक्षर करके भेज रहे हैं तो वो भी जो है इनकी कोर्ट में
इंक्वायरी और ट्रायल में या अदर प्रोसीडिंग में वो एडमिट कर लिया ले लिया जाएगा, उपयोग में लाई जा सकेगी। फिर कह रहा है कि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे अधिकारी को सम्मन करेगा, कर सकता है, परंतु ऐसा अधिकारी ऐसे अभिलेखों को पेश करने के लिए सम्मन नहीं किया जाएगा जिन पर रिपोर्ट आधारित है। इसको फिर से देखा है, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे टकसाल वगैरह जो अधिकारी हैं तो उनको सम्मन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु कंटेंट जो होगा के बारे में उसकी परीक्षा कर सकता है। या बुलाया जाएगा कोर्ट में तो उसे कंटेंट के बारे में पूछा सकता है, कोर्ट पूछे, पार्टी पूछे, परंतु ऐसा कोई अधिकारी इन्हीं ऐसे अभिलेखों को पेश करने के लिए सम्मन, मतलब उस पेपर कोई उसका ऐसा कोई अभिलेख हो उसको मंगाने के लिए सम्मन नहीं कर सकता है, वो तो आएगा, बुलाया सकता है। फिर इसी में सब क्लास 3 में दिया हुआ है, एविडेंस एक्ट में धारा 123 है 124 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव। 123 124 शासकीय संसूचना वगैरह वाला जो प्रिविलेज मिला हुआ है सरकार को गजट नोटिफिकेशन करती है सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसको जो है डिस्क्लोज नहीं करती है, तो ये प्रोटेक्शन है सरकार का। अगर कोई गजट वगैरह है तो उसको प्रतिकूल, उसके उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव, मतलब उसको एक्सेप्ट होगा। इसमें 123 और 124 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव किसी टकसाल या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस के या किसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का या किसी न्यायालयिक विभाग, महाप्रबंधक, भार साधक अधिकारी, प्रयोगशाला, दस्तावेज संगठन, ये सब उसमें आ रहे हैं। मतलब इसको एक्सक्लूड कर दिया कि इस पर जो है शासकीय संसूचना वगैरह का, आप जो है शासकीय संसूचना हो, सरकार का गजट हो, उसको छोड़ करके आप बुलाया जाएगा, चीज़ें पेश होंगी। इसमें वो उस टकसाल के अधिकारी को, मैनेजर को, जो भी होंगे उनको बुला करके बुलाया। पहले तो ये कहता है कि उसमें भी कहा था एक्सपर्ट वाले में कि नहीं बुलाया जाएगा, जब विवाद होगा तो बुलाया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर भी है। कतिपय सरकारी, फिर 293 कह रहा है, कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, अगर कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट है, वेसल की राय आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, उसके हस्ताक्षरित होकर के आ रही है, तो वो भी इंक्वायरी और ट्रायल में एडमिट। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसे विषय को सम्मन कर सकता है, रिपोर्ट की विषय वस्तु की परीक्षा कर सकता है। बात वही आ गई कि यहाँ पर जो है ये हमारे समझ में यह है कि 293 में अक्सर ये देखा गया है कि फोरेंसिक लैब वगैरह की रिपोर्ट हो, डीएनए अलील वगैरह की बात आती है, जहाँ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह का मैटर आता है, उसमें साइलेंट हो जाते हैं डिफेंस के लोग, और ये एक्सपर्ट वगैरह की जो रिपोर्ट आती है उसी को खाली आंख मूंद करके कोर्ट भी मान लेती है, न कोई इसकी जीरा होती है, न सीमेन है, ना स्पर्म है, ना अलील है, ना डीएनए है, किसी पर कोई भी एक्सपर्ट से जमकर जीरा नहीं की जाती है, और वो रिपोर्ट जस के तस पड़ी रहती है, पड़ी रह के उसका अपोज नहीं किया गया तो वह एडमिट मान ली जाती है। 24 का 24 कौन सा 25 अलील और डीएनए वगैरह कोई मिलान के बारे में कोई देखता भी नहीं। इस तरीके से ऐसे विशेषज्ञों एफएसएल वालों को तो एप्लीकेशन दे करके बुलाना चाहिए। अभी इस पर करंट जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का आया है कि एफएसएल पर जो है डिफेंस की तरफ से कोई पूछा नहीं गया, उसको फांसी भी हो गई थी, जो कि हाई कोर्ट कंफर्म कर दी थी। हाई कोर्ट कंफर्म करने के बाद सुप्रीम कोर्ट रिमांड बैक कर दी कि एक्यूज के राइट का वायलेशन किया गया, स्पीडी ट्रायल करके 1.5-2 महीना में फैसला कर दीजिए। फांसी दिए हुए केस में उसको वापस किया गया, रिमांड बैक किया कि फिर से उसको मौका दिया जाए, एक्सपर्ट को बुलाया जाए, फिर से उसका मौका जिया करने का मौका दिया, यानी जो नीचे का आर्डर से सेटिस्फाइड कर दिया गया था। ये बड़ी बात है। 294 लास्ट ये आता है, कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना हो, नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ द सर्टेन डॉक्यूमेंट। कुछ है जैसे हम लोग कभी कंप्रोमाइज वगैरह होता है कि एडमिट कर लेते हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, अगर कर लिया गया है तो उसको बुलाने की जो एग्जाम करा दिया जाता है, चार्जशीट वगैरह को लिख देते हैं कि एडमिट हो गया, उसको मान लेते हैं, औपचारिक साक्ष्य को एडमिट कर लिया जाता है, तब उसको बुलाने की बात नहीं है, नहीं बुलाया जाएगा। ये 294 की बात करता है।
लोक सेवकों के आचरणों के सबूत के बारे में शपथ पत्र। लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनका जो है ये एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट है। जब किसी न्यायालय में इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण कार्रवाई के दौरान कोई आवेदन किया जाता है और उसमें किसी लोक सेवक के बारे में अभिकथन किए जाते हैं, कोई एप्लीकेशन आई उसमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में कहा गया है, तब आवेदक आवेदन में अभिकथित तथ्यों का शपथ पत्र द्वारा साक्ष्य दे सकता है और यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आदेश दे सकता है कि ऐसे तथ्यों से संबंधित साक्ष्य इस प्रकार दिया जाए। मतलब एफिडेविट पर जो है अगर उसके बारे में कुछ है तो वो देगा और एडमिट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से आगे 296 आता है, शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य आ गया। एविडेंस ऑफ फॉर्मल करेक्टर ऑन एफिडेविट। अगर इसमें ये कहा गया किसी भी व्यक्ति का ऐसा साक्ष्य जो औपचारिक है, फॉर्मल है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है और सब न्याय संगत अपवादों के अधीन रहते हुए इस संहिता के किसी अधीन जांच विचारण अन्य कार्रवाई में साक्ष्य में पड़ा। अगर एफिडेविट में दे रहा है तो उसको भी पढ़ लिया जाएगा। 297 आता है इसके बाद, प्राधिकारी जिनके समझ शपथ पत्रों, वही नोटरी एक्ट वगैरह है, अगर न्यायालय द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय, कोई शपथ कमिश्नर है, उनके माध्यम से शपथ पत्र प्रमाणित होकर के दिया जा सकेगा। और नोटरी दिया हुआ है कि शपथ पत्र ग्रहण किया जा सकेगा, इस तरीके से प्रमाणित करा करके कर दिया जाता है। 298 और आता है कि पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। अगर वो कहीं पर उसको प्रूव करना है तो जेल का अधिकारी है वहाँ का रिकॉर्ड आवे, या कोर्ट से जहाँ पर वो उसका कन्विक्शन हुआ है वहाँ की सर्टिफाइड कापी निकले, प्रमाण पत्र आवे तो वो पेश करेगा, तो वो माना जाएगा कि पूर्व दोष मुक्ति वगैरह का। मोजर वगैरह कहीं कराना हो किसी केस में तो वो जहाँ से सज़ा हुई है, जैसे हुआ है, उसको प्रूव करना होगा कि हम कितना दिन जेल वगैरह में रहे हैं। तो ये बताता है कि पूर्व दोष शुद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। 299 लास्ट में ये इम्पोर्टेंट आता है, एब्सकॉन्डर के बारे में है। एक्यूज अगर एब्सकॉन्ड कर गया है, नहीं मिल रहा है खोजने पर, तो उसको जो है परमानेंट वारंट जारी कर दिया जाता है और फिर आगे की अनुपस्थिति में परीक्षा आगे करा दी जाती है। जब वो आएगा तो शेष जीरा वगैरह करेगा, नहीं तो फाइल बंद होकर रिकॉर्ड में चली जाती है। इस तरीके से 284 से लेकर 299 तक का कमीशन और कार्यवाही के बारे में बताया। इसमें बीएनएसएस में इसके अलावा 336 जो लास्ट में एक सेक्शन बढ़ा दिया, कतिपय मामलों में लोक सेवकों और विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। अगर कहीं इसमें दे रहा है कि ट्रांसफ़र हो गया है, पुलिस सरकारी आदमी है, पुलिस अधिकारी है, विशेषज्ञ है, मर गया है, नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर व्यवस्था दे दी गई है कि उसका सेकेंडरी वाली बात आ गई। ऐसा लोक सेवक विशेष अधिकारी नहीं पाया जा सकता है या अभी साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है। ऐसे लोक सेवक विशेषज्ञ अधिकारी जो जांच विचारण अन्य कार्यवाही करने में देरी करते हैं, तो न्यायालय ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी विशेषज्ञ लोक सेवक के उत्तरजीवी आ गए, उनके सक्सेसर आ गए, वो आ जाएंगे और अपना सारा रिकॉर्ड आगे साबित कर देंगे। तो लोक सेवक वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्रवाई के पक्षकारों में से किसी द्वारा विवाद नहीं किया गया है तो अगर, परंतु यह और कि उत्तरजीवी लोक सेवक विशेषज्ञ या अधिकारी अभिसाक्ष्य को, अब आ गया कि जो उत्तरजीवी सक्सेसर हैं उनको भी ऑडियो वीडियो से आप कर लीजिए। तो इस तरीके से ये कुछ नया चैप्टर जोड़ दिया गया, उनको जो है एग्जम्पशन रिलीफ लिबर्टी दी जा रही है कि अगर वो नहीं मिले तो सेकेंडरी आ जाए, सेकेंडरी आ भी ना आवे भी ना और VC से हो भी जाए, सब प्रमाणित हो जाए। इसमें तो हम लोगों को 293 जो सब क्लास दिया था, तो हमको तो लगता है कि उसी से हम लोगों का ये 293 विशेषज्ञ वगैरह की जो बात है उसमें दबाव दे करके आदमी को डिफेंस को तरफ से एप्लीकेशन दे के सबको बुलाना चाहिए। VC से हो रहा है तो उसमें कहीं उसमें आ गया है 72 घंटे में कापी जाएगी, उस पर दस्तखत करके आ जाएगा। असुविधा होने पर विरोध किया जा सकता है और फिजिकल के लिए प्रयास किया जा सकता है, और नहीं होता अगर ये सेकेंडरी और फर्स्ट क्या बात है, उनको आना होगा, पेपर लेके आएंगे, तब जीरा होगी, तब जाकर के डिफेंस की पूरी
कार्रवाई पूरी हो सकेगी। इस तरीके से ये चैप्टर 23 हम लोगों का समाप्त होता है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी जानकारी से आप लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। मैं पुनः किसी नए टॉपिक पर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।